Yes, good morning everyone. Today we will talk about what psychologists do. जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो करते क्या हैं। कल हमने देखा था कि साइकोलॉजी क्या होती है, लेकिन आज हम देखेंगे कि जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। देयर आर मैनी टाइप ऑफ साइकोलॉजिस्ट। बहुत तरीके के साइकोलॉजिस्ट होते हैं। सम साइकोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड मेनली इन रिसर्च। जो कुछ साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं रिसर्च के अंदर, जो रिसर्च करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट का पता करते हैं कि इस कारण ये बिहेव ऑक्यूपाइड हुआ। उसके बाद है अदर साइकोलॉजिस्ट कंसर्ट। कुछ जो साइकोलॉजिस्ट कंसर्ट यानी कि जो परामर्शदाता कहते हैं हमें, सलाहकार, और प्रोवाइड सर्विस टू हेल्प पीपल लाइव बेटर। कहते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो परामर्शदाता होते हैं, सलाहकार होते हैं और प्रोवाइड करवाते हैं सर्विस को टू हेल्प बेटर, लोगों को अपने जीवन को बेटर बनाने के लिए, अच्छे तरीके से उसको जीने के लिए। प्रोवाइड सर्विस मतलब सेवाएं प्रदान करते हैं टू हेल्प पीपल लाइव बेटर, जिससे वो अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। सबसे फर्स्टली आता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इवेल्युएट एंड हेल्प पीपल ओवरकम वेरियस मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है वो क्या करता है, मूल्यांकन करता है और लोगों की हेल्प करता है डिफरेंट तरीके की मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम को के साथ डील करने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए। Clinical psychologists treat people for depression, anxiety, as well as more several disorders such as schizophrenia. Schizophrenia एक क्या है, मेंटल डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या करते हैं, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं किस चीज़ के लिए, डिप्रेशन के लिए, एनजाइटी के लिए, एंड वेल एज मोर सर्वल डिसऑर्डर सच एज सिजोफ्रेनिया। अब आपको डिप्रेशन के बारे में, एनजाइटी के बारे में भी पता होना चाहिए। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क इन हॉस्पिटल, कहाँ कहाँ काम करते हैं, हॉस्पिटल के अंदर, इन प्रिजन्स के अंदर, एंड इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी क्लिनिक्स। और कहाँ मिलेंगे आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की क्लिनिकल्स में भी, क्लिनिक्स के अंदर भी आपको साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिलेंगे। ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इज़ नॉट ए साइकेट्रिस्ट। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है वो साइकेट्रिस्ट नहीं होता। साइकेट्रिस्ट ए मेडिकल डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड कैन प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स। जो साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के अंदर डिफरेंस होता है, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है वो आपको थेरेपी प्रोवाइड करवाते हैं, बट जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो आपको मेडिसिन्स देता है कि आप ये मेडिसिन लीजिए आपको आराम होगा। जैसे कि MBBS होते हैं, MD होते हैं, वो स्पेशल होते हैं, सर्जन। इन कैटेगरीज में किनको लाया जाता है, साइकेट्रिस्ट को लाया जाता है। बट जो लोग MPhil करते हैं उनको कहा जाता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। MPhil इन साइकोलॉजी या अप्लाइड साइकोलॉजी, इट इज़ कॉल्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग को कहते हैं परामर्शदाता। ठीक है, परामर्शदाता यानी कि जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप किसी से परामर्श लेने के लिए गए हैं कि कैसे मैं अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हूँ। एक बात में काउंसलर के बारे में हमें एक बात बहुत ही ध्यान रखनी चाहिए कि जो काउंसलर है वो कभी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बताता, वो केवल और केवल अपने क्लाइंट की हेल्प करता है। जो सॉल्यूशन है वो खुद क्लाइंट को ही करना होता है, बट ही इज़ हेल्प, वो आपको हेल्प करता है मतलब सॉल्यूशन करने में। काउंसलिंग साइकोलॉजी जनरली हेल्प पीपल विद एडजस्टमेंट प्रॉब्लम रेदर देन सर्वल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। जो काउंसलर साइकोलॉजिस्ट होता है वो हेल्प करता है आपको एडजस्टमेंट, यदि आपको एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत हो रही है, रेदर देन द सर्वल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, या आपको और कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो उसमें वो आपकी हेल्प करता है। यूज़ इंटरव्यूज़ एंड टेस्ट्स टू आइडेंटिफाई देयर क्लाइंट्स प्रॉब्लम। आप इंटरव्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को पहचान सकते हैं। ऑफ्टन एम्प्लॉयज इन बिजनेस एंड इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। जो बिजनेस होते हैं उसके अंदर भी अप्लाई किया जा सकता है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर भी काउंसलिंग
अप्लाई होती है और टेस्ट सेंटर भी बनाए जाते हैं। स्कूल साइकोलॉजिस्ट हेल्प स्टूडेंट हु वुड प्रॉब्लम देयर इंफीरियर विद लर्निंग। जिन बच्चों को लर्निंग में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, जिन छात्र को लर्निंग में कोई दिक्कत आ रही है, उनका सोल्यूशन किसके द्वारा किया जाता है? स्कूल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। प्रॉब्लम माइट बी लर्नड डिसेबिलिटी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और पीयर एंड फ्रेंड इशू। मान लीजिए किसी के बच्चे के घर में फैमिली इश्यूज हो रहे हैं, उसका इफेक्ट उसके किसके ऊपर आ रहा है? लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के ऊपर आ रहा है। उसको लर्निंग में प्रॉब्लम हो रही है, उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, उसको स्ट्रेस हो रहा है, उसका जो पीयर ग्रुप है उसमें कोई दिक्कत हो रही है, उसका इफेक्ट किसके ऊपर देखा जा रहा है? लर्निंग के ऊपर देखा जा रहा है। मेक रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग द प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट इन स्पेशल क्लासेस एंड प्रोग्राम। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है तो जो हमारा स्कूल काउंसलर है वो बात करता है कि कैसे उस बच्चे की हेल्प की जा सकती है, या कोई उसके लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम किया जा सकता है, या फिर उसके लिए क्या किया जा सकता है? स्पेशल क्लासेस ली जा सकती है। अब देखिए, मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको चलने में कोई दिक्कत है, ठीक है, तो जो स्कूल में एक्टिविटी होती है वो उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, तो उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। उसने अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा मेरा स्कूल जाने के लिए मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ एक्टिविटी में पार्ट तो ले ही नहीं सकता। तो इसमें आप क्या करेंगे? हम टीचर्स से इसके अंदर बात कर सकते हैं कि टीचर्स कुछ ऐसे प्रोग्राम करवाए जिसके अंदर उस बच्चे को भी एक्टिविटी करने का मौका दिया जाए, जिसका उसके स्कूल के अंदर इंटरेस्ट बने, और इससे उसकी लर्निंग पर भी उसका प्रभाव देखा जाएगा कि जो बच्चा है वो स्कूल आने के लिए इंटरेस्टेड होगा, ना कि बोर होगा। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होता है, इसका जो मेन काम होता है बच्चों की स्किल को पहचानना होता है, उसकी एबिलिटी को पहचानना होता है, उसको फ्यूचर के लिए गाइड करना होता है कि आपके लिए ये फील्ड बेस्ट है क्योंकि आप इस चीज़ में अच्छे हो। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट फोकस कोर्स प्लानिंग एंड इंस्ट्रक्शनल मेथड। ये क्या करता है? बच्चे को प्लानिंग करने में हेल्प करता है, उसको इंस्ट्रक्शंस देने में हेल्प करता है, ठीक है, कि आपको आगे चल के क्या करना चाहिए, आपको कैसे कैसे अपने जो गोल सेट किया है उस गोल को अचीव करने के लिए आपको कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, या कितने घंटे आपको स्टडी करनी चाहिए, कहाँ कहाँ से स्टडी करनी चाहिए, आपको जिस भी टीचर का समझ आ रहा है उस पर फोकस करना चाहिए, आपको अपने सब्जेक्ट पे पकड़ होनी चाहिए, आपके जो मतलब कि जो आपके चैप्टर्स हैं, जो आपके लेसन हैं या चैप्टर हैं, या जो आपका सिलेबस है उसमें पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी कि आप उस चीज़ में मास्टर बन जाएं, क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए आपको अपने गोल को लेकर। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट आर कंसर्न्ड विद थॉटिकल इश्यूज डेट रिलेटेड टू लर्निंग। ये जो थॉटिकल इशू जो लिखित रूप में होते हैं ना, उनके इशू उन पर करता है, लेकिन जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट था वो बच्चे के जो लर्निंग पर जो इफ़ेक्ट, जो मेंटली इफ़ेक्ट थे उनको भी स्टडी कर रहा था, बट ये जो है वो केवल और केवल उसके थॉटिकल इश्यूज़ पर ही इफ़ेक्ट देखेगा टू लर्निंग मेजर ऑफ एबिलिटी एंड चाइल्ड एंड एडोलसेंट डेवलपमेंट, कि जो उसकी किशोरावस्था में जो उसकी डेवलपमेंट है उसके ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट है और उसकी एबिलिटीज़ क्या क्या हैं। डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट क्या करता है? डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट स्टडी द फिजिकल, आपकी जो शारीरिक विकास है वो कितना हुआ है, कैसे हुआ है, इमोशनल आपका विकास कैसा हुआ है, कोग्निटिव यानी कि जो आपकी रीजनिंग है, थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, इन चीज़ें मैं यानी कि सारी की सारी कोग्निशन इंक्लूड ऑल मेंटल प्रोसेस, जितनी भी आपकी मेंटल प्रोसेस होती है, जो मेंटल एबिलिटीज है वो ऑल इंक्लूड इन कोग्निटिव एंड सोशल चेंज दैट ओक्योर ड्यूरिंग द लाइफ स्पेन। आपकी जो पूरी लाइफ है उसके अंदर आपके सोशल यानी कि आपका जो सोशली इन्वायरमेंट है उसके अंदर आपके क्या क्या चेंज आए, ये सभी कौन देखता है? डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। अटेम्प्ट टू शॉर्ट ओवर द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड द इन्वायरमेंट ऑन डेवलपमेंट। आप जानते हैं कि डेवलपमेंट के दो तत्व होते हैं, कौन कौन से? एक तो हमारी हेरिडिटी और एक होता है हमारा एनवायरनमेंट। हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, ठीक है,
उसके अकॉर्डिंग हमारी डेवलपमेंट क्या हो रही है, जो हमें जीन्स मिले हैं अपने माता पिता से, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें जीन्स मिले हैं, उनका इफेक्ट हमारी डेवलपमेंट पर क्या हो रहा है, ये सब कौन देखता है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट, अब देखिए आप किसी के कपड़ों से देखते हैं कि वाह इसकी तो पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है, उसके हेयर स्टाइल से, उसके शूज़ से, उसके कोट पैंट से, उसके खड़े होने के स्टाइल से आप देखते हैं कि वाह जी इसकी तो पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है। वहीं पे दूसरे व्यक्ति कहते हैं इसका तो लो लेवल है, इसका तो कुछ स्टेटस ही नहीं है, इसकी तो पर्सनैलिटी ही नहीं है। तो जो पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेड्स ऑन बिहेवियर, जो आपके पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ता है आपके बिहेवियर पर, वो स्टडी करना किसका काम है, आपके पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट का है। ठीक है, वो आपको ये भी बताते हैं कि आपको अपनी पर्सनैलिटी में क्या क्या चेंज करने चाहिए जिसका आपका बिहेवियर इम्प्रूव हो, आप अच्छा बिहेवियर कर सके, इफेक्टिव बिहेवियर कर सके। ओके। सोशल साइकोलॉजिस्ट, सोशल देखिए सोशल यानी कि समाज, समाज किससे बनता है, व्यक्तियों से बनता है, व्यक्तियों के समूह को ही क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। तो कोई भी जो ह्यूमन है उसको सोशल एनिमल भी बोला जाता है। ठीक है, सोशल साइकोलॉजिस्ट लुक एट पीपल बिहेवियर इन सोशल सिचुएशन, किसी भी सोशल सिचुएशन में सामाजिक परिस्थिति के अनुसार आपका क्या बिहेवियर है, लोगों का क्या बिहेवियर है, वो उनकी स्टडी कौन करता है, सोशल साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट यानी कि किस बारे में स्टडी करता है, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, इंटरपर्सनल एक होता है इंटरपर्सनल, एक होता है इंट्रापर्सन। इंट्रापर्सन के अंदर तो आप जब अपने बारे में कितने अवेयर हैं या आप अपने आप से कैसे डील करते हैं वो वाली चीज़ें, लेकिन इंटरपर्सनल में जहाँ पर दो व्यक्ति या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में बातचीत होती है ना, उनके अट्रैक्शन को देखा जाता है, तो वो होता है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। आप दूसरे व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हो कि वो मुझे क्या कहना चाहता है। अब देखिए आपको आपकी मम्मी से कोई काम है तो आप कहते हैं मम्मी मम्मी मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ, नहीं आज तो मैं चाय बनाती हूँ, मेरी मम्मी तो सारा दिन काम करती रहती है, नहीं आज मम्मी मैं आपकी हेल्प करती हूँ। तो आपकी मम्मी तभी समझ जाती है कि भाई आज तो मेरी बेटी को कुछ चाहिए, चलो बताओ क्या चाहिए। तो आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहे हैं, तो वो किसके अंदर इंक्लूड होगा, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन के अंदर। ग्रुप फॉर कॉन्फर्मिटी, यानी कि आप ग्रुप में कैसे बिहेव कर रहे हो, क्या आप ग्रुप का नेतृत्व कर सकते हो या आप बस हाँ ही मानते रहते हो, जब भी आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है आप उसे निभाते हो, यानी कि एज ए मेंबर ऑफ ग्रुप आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे लेते हो, उन्हें कैसे कंप्लीट करते हो, ये सारी सी चीज़ें। प्रीड्यूजियस, प्रीड्यूजियस का मतलब होता है पूर्वाग्रह, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो सारी बातें आपको बताई गई हैं वो किसके अंदर आती हैं, पूर्वाग्रह के अंदर आती हैं। ठीक है, अब पूर्वाग्रह जैसे कि आपने सुना होगा कि नहीं लड़कियां तो ये नहीं करती, लड़के तो वो नहीं करते, लड़कियां तो किचन में रहती हैं, पापा आएंगे तो पानी केवल लड़की को ही देना है, चाहे उसी को बनानी है, नहीं घर का झाड़ू पोछा तो लड़की ही करेगी। नहीं, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम सिचुएशन इज चेंज, जो हमारे पूरी रूढ़िवादियाँ हैं, जो हमारे पूर्वाग्रह वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ये भी जानना, उनके बारे में स्टडी करना किसका काम है, सोशल साइकोलॉजिस्ट का। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट रिसर्च इनटू बेसिक ह्यूमन प्रोसीजर सच एज लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग एंड मोटिवेशन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देयर इफेक्ट ऑन बिहेवियर। आपके बिहेवियर का, आपके बिहेवियर पर आपकी लर्निंग का, मेमोरी का, थिंकिंग का, मोटिवेशन का किस किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में रिसर्च करना किसका काम है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट का है। देखिए मेमोरी जो है वो तीन तरीके की होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी और सेंसरी मेमोरी। उसके बाद थिंकिंग जो होती है वो भी डिफरेंट टाइप की होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, कंक्रीट थिंकिंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है। ठीक है, लर्निंग भी कितने तरीके की होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। ठीक है, मोटिवेशन आप इंटरनल मोटिवेट हैं या एक्सटर्नल मोटिवेट हैं, तो इन सब चीज़ों का इफेक्ट आपके बिहेवियर के ऊपर जानना किसका काम है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट का। अदर स्पेशलिस्ट, अदर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इंक्लूड इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल यानी कि जो बड़ी बड़ी ये
इंडस्ट्रीज़ होती है, ऑर्गेनाइजेशनल यानी कि जो संगठन होते हैं, इन्वायरमेंटल यानी कि पर्यावरण से संबंधित, कंज्यूमर यानी कि ग्राहक से संबंधित, फोरेंसिक यानी कि कानून से संबंधित, जहाँ यानी कि यहाँ पर साइकोलॉजी और जो लॉ है वो दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। एंड हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, इससे आपकी लर्निंग तेज होगी, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें कौन बताएगा हमें? हेल्थ साइकोलॉजिस्ट बताएगा। आपको ऐसा ऐसा फूड खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, ठीक है। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा? आपको इन्वायरमेंट को कैसे बताना चाहिए, जो इन्वायरमेंटल जो बिहेव करता है, आप इन्वायरमेंट का ऊपर आपके बिहेव के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब मान लीजिए आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पर रोज़ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, डेली लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो क्या उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा? आएगा। ऑर्गेनाइजेशनल है, जैसे कि वर्कर्स है, उन वो कैसे काम करते हैं, उनकी जो मेंटल लेवल कैसा है अपनी ओनर के प्रति, उनके बीच में संवाद करवाना भी किसकी जिम्मेदारी होती है? एक साइकोलॉजिस्ट की, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट की। और भी बहुत सारी फील्ड है जहाँ पर साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। फोरेंसिक के अंदर देखो, जैसे कि आपने देखा होगा कि कानून की फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे हैं, या फिर कोई क्रिमिनल है, वहाँ पर क्या करेंगे आप? जो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट होता है वो पता करता है कि इस यानी कि जो अपराधी है इसने ऐसा अपराध क्यों किया। जो बाल भवन होते हैं, ओल्ड एज होम होते हैं, उसके अंदर भी काउंसलर की ज़रूरत होती है, ठीक है। जो बच्चा है यानी कि हम जो 18 साल से जिसकी उम्र छोटी है उसको हम देखते हैं कि वो बालक है, उसने ऐसा काम क्यों किया, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो ये सब चीज़ कौन फाइंड करता है? एक साइकोलॉजिस्ट फाउंड करता है। तो दीज आर द इंफॉर्मेशन अबाउट द साइकोलॉजिस्ट इन डिफरेंट फील्ड्स। इन डिफरेंट फील्ड के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट कैसे काम करता है ये हमने आपको बताया। कंज्यूमर के साथ अब देखिए, आपको इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है ना, उनका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है। आप ये कहते हैं नहीं ये तो आई थी एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी है, तो इसका इफेक्ट भी आपके ऊपर देखा गया है। तो हर एक फील्ड में साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम अपनी जो लेवल है, जो अपनी लाइफ का लेवल है, हम उसको क्या कर सकते हैं? एक बेटर वे दे सकते हैं, अपनी लाइफ को बेटर तरीके से जी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉच दिस।